छोटा सा एलिमेंट्री डाइपोल मूवमेंट डीपी क्या होता है? गैप बिटवीन द चार्जेस 2r इनटू चार्ज dq। वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया, ये छोटा सा डाइपोल मूवमेंट आ गया। क्या आ गया? छोटा सा डाइपोल मूवमेंट। बात समझ रहे हो ना? यस सर। डाइपोल मूवमेंट। अब इसी तरह दूसरे वाले का जो इन दोनों का है वो इधर होगा, होगा कि नहीं होगा? यस जो सर। इन दोनों का है तो एक्चुअली क्या है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है y वाला वो कैंसिल हो जाएगा, केवल ये वाला काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। अब ये छोटा सा डाइपोल मूवमेंट निकाल लिया आपने, लेकिन इसका कौन सा कंपोनेंट काम करेगा? कॉस थीटा वाला। कॉस थीटा। तो 2dp कॉस थीटा कर दिया। एक 2 का मतलब इन दोनों का भी ले लिया मैंने, इन यस दोनों का। जब मैं इस लिमिट पे 0 से 90 रखूंगा, 0 से 90 रखूंगा, 90। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, इसका और इसका मिला के। और अगर मैं उसका 2 टाइम्स कर दूंगा तो इन दोनों का भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो 2dp cos थीटा इस पूरे सिस्टम का डाइपोल मूवमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो होगा नहीं सर होगा? अपन एक ही बार पी लेके और रेंज 0 से 2 पाई नहीं ले सकते थे? नहीं, अलग अलग है। जब जब भी ये फंक्शन पूरा कंटिन्यू नहीं है, ये फंक्शन पूरा कंटिन्यू नहीं है, डाइपोल मूवमेंट ऐसे नहीं घूम रहा है, यहां से यहां तक ऐसे है और उसका जैसे ही यहां आए वैसे ही यहां आ गया, बाउंस कर रहा है। देखो, यस। यस सर। तो इसलिए हम डायरेक्ट ले सकते हैं। इसमें 0 से 90 लेंगे तो इन दोनों यस का आ जाएगा, और कॉस कंपोनेंट लेके दुगना कर देंगे तो इन दोनों का इन्वॉल्व होकर हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, क्योंकि वर्टिकल कैंसिल हो जाएगा। यस। आया कि नहीं आया? यस सर। आया ना? अब कॉस थीटा यहाँ है और कॉस थीटा यहाँ है, देखो मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा मैंने कॉस 2 थीटा 2 प्लस 1 कॉस थीटा। यस अपॉन 2, और लिमिट ली 0 से π/2, और दुगना मैं पहली कर चुका हूं। ठीक है? हेलो, अब इसको मैं पूरा सॉल्व कर दिया मैंने, तो फाइनल आंसर इज पाई लैम्डा नॉट आर स्क्वायर। पाई लैम्डा नॉट आर स्क्वायर कौन से अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किस डायरेक्शन में आएगा ये? पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव एक्सिस। एक्स एक्स। देखो, नीट वालों को सिर्फ ये वाली प्रॉब्लम ये याद रखना है, लेकिन तुम लोगों को डेरिवेशन जरूरी है। क्लियर हुआ? तो सर क्या डेरिवेशन भी आता होगा? नहीं, तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि इस पर बेस्ड काफी चीजें आ सकती हैं। इस पर बेस्ड काफी चीजें आ सकती हैं, इसलिए आप लोगों को आना लेकिन चाहिए। सर ये सोचते नहीं बनता ना, कितना वो लिया जाए, कितना एंगल लिया जाए। मैंने आपको बताया, जब भी आर्क पर लीनियर चार्ज डेंसिटी हो तो एंगुलर पोजीशन थीटा पे जाके डी थीटा सोचो, और जब भी यस सर। लाइन पर हो एक्स पे जाके डी एक्स सोचो। यहाँ पर यस किस सर। पर है? देखो आर्क पर है, हाँ। तो आर्क पर तो थीटा पे जाके डी थीटा सोचा जाएगा। और यहाँ यस पर दो एलिमेंट के बीच का गैप जो इक्वल और अपोजिट सर। चार्ज है, डाइपोल बना रहे हैं, है ना? हाँ। तो उस पोजीशन में आप खुद सोचो कि इसका ये वाला एलिमेंट यहाँ होगा, इसका भी ये एलिमेंट यहाँ होगा, लेकिन इसके ये वाले एलिमेंट अपोजिट होंगे और कैंसिल होंगे। यस सर। क्लियर है? अब मैंने दूसरी प्रॉब्लम बनाई थी साइन थीटा वाली। क्या बनाई थी? यस सर। साइन थीटा। साइन तो थीटा। उसमें इन दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, फर्स्ट और सेकंड यस में, सर। और इसमें इन दोनों में नेगेटिव था। तो इसका डाइपोल हाँ। मूवमेंट तो अभी भी यहाँ है, लेकिन इन दोनों का डाइपोल मूवमेंट इधर हो गया। हाँ। उस पोजीशन में नेट डाइपोल मूवमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होगा, वाई। केवल वाई वाला होगा। उसका आंसर भी यही आएगा, पाई लैम्डा नॉट आर स्क्वायर, लेकिन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस आएगा। आया समझ में? यस सर। यस हाँ, सर। एक सवाल और दिया था आपको, सबको आया समझ में? तो ये याद यस रखो, सर। पाई लैम्डा नॉट आर स्क्वायर दोनों दोनों में होगा, लेकिन अगर cos थीटा है तो x एक्सिस के अलोंग, और अगर sin थीटा है तो y एक्सिस के अलोंग। ठीक है ना? यस सर। अच्छा, एक सवाल दिया था मैंने, 100 ग्राम वाटर में कितने डाइपोल होंगे, और उन डाइपोल का
पोलराइजिंग वेक्टर क्या होगा, ये क्वेश्चन था ना। यस सर। तो आपने सोचा उसे। सबसे पहले देखो आप, जितने वाटर मॉलिक्यूल हैं वो सारे डाइपोल है, क्यों भाई? हाँ। हर वाटर मॉलिक्यूल एक डाइपोल है। तो हम ये देख लें 100 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल हैं, यस सर। ठीक है ना। आप जानते हो कि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम होता है। H2O, H2 का 2 और O का 16, है ना। यस सर। तो 18 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होंगे। यस सर। तो 100 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 18 से डिवाइड करो तो 1 ग्राम में, और 100 ग्राम में कितने? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो भी क्वांटिटी आएगी ये नंबर ऑफ डाइपोल होगा। क्या होगा ये? नंबर ऑफ डाइपोल। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि हर डाइपोल का मूवमेंट कितना होगा, डाइपोल मूवमेंट। तो आप थोड़ा ध्यान देना इस पे जरा। H2O होता है ना, क्या होता है? H2O। तो उन्होंने H2 का मतलब है 2 पॉजिटिव चार्ज, डबली आयोनाइज होता है। हेलो। यस सर। O में 2 नेगेटिव, यानी इस पे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव है और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव है। ये मिलके डाइपोल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डाइपोल। तो Q बराबर कितना है? 2E। Q बराबर 2E। समझ में आ रहा है ये? यस सर। और बीच का गैप दिया था 50 एंगस्ट्रॉम। कितना दिया था? एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लेना। 50 इंटू 10 की पावर -10 कर दो। -10। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यस। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 50 इंटू 10 की पावर -10, सही है ना। यस सर। ये डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये? डाइपोल मूवमेंट, सही है। लेकिन मेरे पास कितने डाइपोल हैं? कितने? कितने हैं ना? अरे है कि नहीं? तो इसका मतलब पूरे डाइपोल का मूवमेंट ये आ जाएगा, सही है। क्लियर हुआ? यानी 10 की पावर -4 मीटर क्यूब का ये डाइपोल मूवमेंट है। ये समझिए मैंने कैसे आ गया 10 की पावर -4। 100 ग्राम वाटर का वॉल्यूम निकाला गया है। डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है? 0.1। 100 ग्राम को केजी में बदला, 0.1। समझ में आ रहा है ये? यस और अपॉन 1000 से डिवाइड कर दिया तो 10 की पावर -4 मीटर क्यूब में इतना डाइपोल मूवमेंट है कि नहीं? अरे है कि नहीं? समझ में आ रहा है ये? तो 10 की पावर -4 इंटू नंबर ऑफ डाइपोल्स इंटू डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईच डाइपोल, ये टोटल डाइपोल मूवमेंट आ गया। सही है? हेलो, आ रहा है समझ में? तो 10 की पावर -4 मीटर क्यूब का ये डाइपोल मूवमेंट है n इंटू पी। कितना है ये? n इंटू पी। तो पर यूनिट, ध्यान रखना, पर यूनिट वॉल्यूम का कितना है? ये तो 10 की पावर -4 का है, तो इसको 10 की पावर -4 से डिवाइड कर दो तो 1 मीटर क्यूब का आ जाएगा। यस सर। और 10 की पावर -4 ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी? 10 की पावर। तो ये 1 मीटर क्यूब का नेट डाइपोल मूवमेंट आ गया। यस सर। यस सर। यही तुम्हारा पोलराइजिंग वेक्टर है। क्या है ये? ये तो बताया था पोलराइजिंग वेक्टर, याद आया? यस सर। यस सर। सबको दिख रहा है? बस सॉल्विंग करनी है आपको इसकी। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, मैंने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल हैं या वाटर की क्वांटिटी है उसमें कितने डाइपोल होंगे, तो आप इतना दिमाग में आना चाहिए भाई, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने डाइपोल होंगे। और आपको ये क्वांटिटी तो मालूम होती है, उतने ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही डाइपोल मूवमेंट होंगे।
अब मेन यहाँ पर H2O के बारे में सोचना है कि H2O पर चार्ज कितना होता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मिलकर डाइपोल बना रहे हैं। तो इसका डाइपोल मूवमेंट ये है, एक डाइपोल का। तो इतने डाइपोल का कितना है, n इंटू पी। n इंटू पी कितने वॉल्यूम में है, 10 की पावर -4 में। तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे, डिवाइड कर दो 10 की पावर -4 से, ऊपर पहुंचा 10 की पावर +4। ये पोलराइजिंग वेक्टर हो गया, क्योंकि 1 मीटर क्यूब का नेट डाइपोल मूवमेंट आ गया। आया समझ में? यस पक्का Yes, सबको sir. आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, एक सवाल और दिया था क्या, हेमिस्फीयर का भी दिया था तुम लोगों को क्या? हेलो, एक हेमिस्फीयर का भी दिया था ये वाला। हाँ सर। देखो ये हाँ, दिया सर। था ना, क्या आंसर है इसका बताओ? सर ये क्वेश्चन क्या था? मैंने ये कहा था एक कंडक्टिंग हेमिस्फीयर है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ये जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पर इस पॉइंट को कंसीडर किया तो इस पॉइंट पर जो नेट फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ए बी सी किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो आंसर। अरे बोलो जल्दी, कोई तो बोले। क्वेश्चन तो आ गया ना समझ में। इस हेमिस्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी इन तीनों में? बोलो जल्दी बताओ, किस डायरेक्शन में होगी? अरे किस डायरेक्शन में होगी? जल्दी बताओ आंसर। अच्छा सेंटर पे कहां होगी? बिल्कुल सेंटर पे। बिल्कुल सेंटर पे कहां होगी? देखो नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा है? हेलो, नहीं आ रहा है क्या? नहीं, sir. सबसे पहले सोचो कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए ये कंडक्टिंग स्फीयर है। तो जैसे ही हम चार्ज देंगे तो ये चार्ज पूरे स्फीयर पे इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा कि पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इसका 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 सबका बराबर होगा। ये बताया था मैंने कि जैसे ही कंडक्टर sir. को चार्ज देते हैं वैसे ही चार्ज अपने आप को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है इस पर कि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए। क्योंकि हर पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम नहीं होगा, यानी इसका पोटेंशियल उसका पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इसके अंदर एक Electric. इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जो होनी नहीं चाहिए। बात समझ रहे? तो पहला Yes, कंसेप्ट sir. क्या रहेगा, ये भी फुल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, हर पॉइंट स्फीयर का इक्विपोटेंशियल होगा। क्या होगा? इक्विपोटेंशियल। Equipotential. अब इसका मतलब ये वाला जो सरफेस है ये प्लेन है, ऊपर वाला देखो है कि नहीं? हाँ, अरे sir. होगा नहीं होगा? ऊपर वाला प्लेन होगा ना हाँ, ये? sir. Yes, sir. अब ये भी इक्विपोटेंशियल है और इक्विपोटेंशियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? Perpendicular. इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताई मैंने कई बार, कैसी होती है? Perpendicular. परपेंडिकुलर ना तो ए है ना सी है, कौन सा है? B. कौन सा है? बी। तो क्या होगा डायरेक्शन? बी। यानी इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, हर पॉइंट पर। समझ गए कि नहीं समझे? Yes, sir. और इसी तरह ये भी इक्विपोटेंशियल है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पे क्या होगी? परपेंडिकुलर। लेकिन इस पर परपेंडिकुलर हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा और हर परपेंडिकुलर कहां से पास होगा? सेंटर से।
तो इसके हेमिस्फेरिकल पोर्शन पर दिख रहा आपको, इसके हेमिस्फेरिकल पोर्शन के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली बाहर निकलेगी, जबकि प्लेन सरफेस पर कैसी होगी, वर्टिकल। तो अगर मैं कहूं आपसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाइए, तो इस पे आप कैसी बनाएंगे, परपेंडिकुलर। यस सर। और इस पे कैसी बनाएंगे हर जगह, रेडियल। नहीं समझे, रेडियल। ठीक है, बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? अब क्लियर है? ये सवाल बहुत अच्छी तरह पूछे जाते हैं मेंस में भी और नीट में भी, अच्छी जगह। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कंसेप्ट कि अगर कंडक्टिंग है ये, तो कंडक्टिंग होने पर हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा और इक्यू पोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं इसको नेगेटिव देता, कैसा देता, नेगेटिव, प्लस सिग्मा की जगह क्या दे देता, माइनस सिग्मा, तो बी का डायरेक्शन होता परपेंडिकुलर, लेकिन अंदर की तरफ होता। कहां की तरफ होता, अंदर की तरफ। आया समझ में? यस सर। क्लियर है तीनों क्वेश्चन? अब ये वाला समझ गए, ये वाला समझ गए और ये वाला समझ गए, और आपको मैंने जो ये वाला दिया था ये भी समझ गए। ठीक है, चारों क्वेश्चन डिस्कस हो गए, बात फॉलो कर गए। इन दोनों के केस में पाई, लैम्डा, आर स्क्वायर, इस केस में एक्स एक्सिस में, इस केस में वाई एक्सिस में। ठीक है, हेलो? यस सर। आ गया ना समझ में? चलिए अब एक नया टॉपिक है, अभी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का बिहेवियर देख रहे हैं। तो इसका एक टॉपिक बचा है टॉर्क। तो लिखिएगा लाइन, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लिया? लिख लिया सबने टॉपिक? सबने लिख लिया? यस सर। क्या लिखा? टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है? यस सर। हेलो? हाँ ठीक है। मान लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, हर जगह ई की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन भी सेम है और वैल्यू भी सेम है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दो ई, वेक्टर, इस डायरेक्शन में। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई यहां पर एक डाइपोल रख दिया, ये माइनस क्यू है और ये वाला प्लस क्यू है। मैंने आपको बताया था कल, और डी गैप है, इन दोनों चार्जेस के बीच का गैप डी है, ये वाला प्लस क्यू है। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, अरे बताओ, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मैंने बताया था। डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, क्यू इंटू डी, है ना? ये यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, यानी जितना इस पर यहां फोर्स लगेगा उतने इस पर यहां लगेगा। नेट फोर्स कितना होगा, 0। ठीक है, नेट फोर्स भले ही 0 है, लेकिन ये टर्न कर जाएगा ऐसे। क्या कर जाएगा ये, टर्न। टर्न क्यों करेगा, क्योंकि यहां पर फोर्स लगा ई इंटू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और यहां पर फोर्स लगा ई इंटू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, जबकि नेगेटिव पर अपोजिट डायरेक्शन में। क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा अपनी एनर्जी को कम करने के लिए। ठीक है, बात समझे आप? समझ में आ रहा है ना? हेलो? हाँ, अब मैं ये मान लूं
कि ये डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह इसी डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये थीटा बना रहा है। थीटा बनाने का मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट कितना एंगल बना रहा है, समझे आप? एंगल क्या कहना चाह रहा है कि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है। आ गया समझ में? हेलो, आ गया ना? Yes, मैं sir. इसको वेक्टर फॉर्म से सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाना। ये पॉइंट मान लिया मैंने एस है, जिस पर माइनस क्यू है अभी, ठीक है? अब मुझे आप ये बताओ, यहां पर दो क्वांटिटी वेक्टर है। एक तो दिख रहा है आपको, एक ये डी दिख रहा है ना? हेलो, दिख रहा है? Yes, अब ये जो sir. डी है, इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। पढ़ा है ना ये? आर क्रॉस एफ। अगर मैं इस पॉइंट एस के अबाउट टॉर्क निकालूंगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पॉइंट एस के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो इस फोर्स का टॉर्क 0 होगा, क्योंकि ये फोर्स तो इसी पॉइंट पे लग रहा है ना। अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा? अरे हाँ लग सर। रहा है ना? हाँ सर। इसका मतलब इस वाले फोर्स की आर तो है ही नहीं कुछ। यस जिस सर। पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उसी पॉइंट पर फोर्स काम कर रहा है, तो डिस्टेंस तो है ही नहीं इसकी, है कि नहीं? डिस्टेंस नहीं है ना? नहीं है. किस फोर्स की डिस्टेंस है? ई क्यू की। ध्यान रखना, फोर्स क्या है? ई क्यू, ये फोर्स है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ये? तो अगर मैं Yes, इस sir. पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालता हूं तो किस फोर्स का टॉर्क होगा? इसका होगा या इसका होगा? इस वाले का होगा? होगा इस वाले पॉजिटिव का? का। इस यस पर तो सर। होगा नहीं कुछ। अब ये एंगल कितना है भाई? थीटा। अरे है कि नहीं ये थीटा? यस सर। अब इस डी को एक्चुअली मैं आर की तरह ट्रीट करूंगा। किसकी तरह? आर की तरह। और क्योंकि आर मानू या डी मानू, फर्क क्या पड़ता है? तो वास्तव में अपन आर लिख रहे हैं, लेकिन आर को लिखने का तरीका है। आर का मतलब है डी का कौन सा कंपोनेंट है? ये डी कॉस थीटा, Theta. कि नहीं है? Yes, sir. लेकिन किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में, तो इसको लिखेंगे आई कैप, यूनिट वेक्टर। दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस में आएगा तो प्लस डी साइन थीटा और जे कैप। आ गया समझ में? ये मैंने डी को वेक्टर फॉर्म में ला दिया, ठीक है? अरे Yes, आया sir. कि नहीं आया? अच्छा, फोर्स तो ऑलरेडी किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में। तो जो फोर्स है एफ, उसको आप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में ई क्यू आई कैप, लिख सकते हैं इसे। अरे कहां पर है ये? एक्स एक्सिस में है ना? Yes, sir. अच्छा, ये दो चीजें मैंने काउंट कर ली अभी। ध्यान रखो, टॉर्क ऑन नेगेटिव चार्ज, समझ गए? टॉर्क ऑन नेगेटिव चार्ज अबाउट पॉइंट एस इज इक्वल टू कितना होगा? 0। अभी बताया ना मैंने। इस नेगेटिव चार्ज पर जो टॉर्क लगेगा एस के अबाउट, वो कितना होगा? 0। 0। तो जो भी टॉर्क लग रहा है एस के अबाउट, वो केवल इस पे लग रहा है, यस सर। वही घुमा रहा है इसको। टॉर्क में कौन सा प्रोडक्ट आता है? क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा आता है? Cross product. क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कुछ चीजों की याद होना चाहिए आपको, जैसे आई क्रॉस आई 0 होता है, याद आया? यस सर। Yes, sir. आई क्रॉस जे के होता है, होता है ना के? Yes, sir. इसी तरह जे क्रॉस आई माइनस के होता है, Minus K. याद आया? मैं Yes, हर sir. चीजें आपको क्लियर कर रहा हूं। इन चीजों की जरूरत जिसकी पड़ती है मैं बताता जाता हूँ बीच में ना। इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिससे
एक बार क्लियर होता है फिर बाद में बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। तो भाई नेट टॉर्क निकालना है, नेट टॉर्क इस पूरे सिस्टम पर, इस पूरे सिस्टम पर किसके अबाउट, एस के अबाउट। क्लियर है? अब नेट टॉर्क क्या होगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज अबाउट एस। सर पेज को थोड़ा राइट में शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, अब ठीक है, नहीं है अब? हाँ सर। ठीक है, अच्छा, प्लस Yes, sir. टॉर्क एक्टिंग, अरे हर्षित, हर्षित वो यार ब्लू वाला पेन देना जरा यार, ये सही नहीं चल रहा। टॉर्क पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज पर जो टॉर्क लग रहा है अबाउट एस, यही दो 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 ही तो है ये, लेकिन ये तो मैंने बता दिया जीरो है। क्या बता दिया ये? जीरो। तो ये जीरो हो गया, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं तो ये जीरो वेक्टर या जीरो लिख दो, प्लस टॉर्क इज इक्वल टू क्या बताया, आर क्रॉस एफ। तो ये वाला आर क्या है इसके लिए, डी है ना? अरे बताओ। Yes, sir. तो यहां पर क्या लिखेंगे, डी आर क्रॉस एफ, क्या लिखेंगे, आर क्रॉस एफ। आ गया समझ में? Yes, sir. अरे इसका तो जीरो है। अब आर क्या था आपका, डी कॉस थीटा आई कैप प्लस डी साइन थीटा जे कैप। ठीक है ना? यस सर। ये क्या निकला है, सिर्फ आर। अभी तो अभी एफ और करना है, और एफ क्या है देखो, EQI कैप। ई क्यू आई कैप। क्रॉस करना पड़ेगा बीच में, ये नहीं कि आपने इंटू कर दिया, जैसे 2 into 4 करते हैं, ऐसे नहीं, क्रॉस करना पड़ेगा। तो कितना होगा ये, ई क्यू और आई कैप। आ गया समझ में? ठीक है ना? अब आई Yes, क्रॉस sir. आई आएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट से। तो इसमें आएगा आई क्रॉस आई, तो पहले वाले में क्या आएगा, आई क्रॉस आई आएगा ना? पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो क्या आएगा बताओ, Yes, sir. ई क्यू डी कॉस थीटा। देखो अच्छी तरह से, ई क्यू डी कॉस थीटा आई क्रॉस आई, और उसके बाद आएगा प्लस ई क्यू डी Sin theta j cross sin. साइन थीटा, तो बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा जे क्रॉस आई। Yes, sir. अब मैंने आपको बता दिया आई क्रॉस आई तो जीरो होता है, ये लिखा सामने। Zero. Yes, दो sir. पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, और इसमें आ रहा है जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई का मतलब Minus. माइनस के। आंसर कितना है आपका, ई क्यू डी, और क्यू डी क्या होता है, पी। क्यू इंटू डी क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है ना? अरे होता कि नहीं होता? यस सर। अली कितनी बार बताऊं, पी है ना, पी Yes, साइन sir. थीटा और माइनस के कैप। Yes, sir. माइनस के कैप का मतलब अंदर की तरफ, क्योंकि एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, पॉजिटिव जेड ये है, लेकिन पॉजिटिव जेड नहीं है, ये माइनस जेड है। यानी टॉर्क कहाँ की तरफ आएगा, ऐसे अंदर की तरफ। अंदर का Yes. मतलब ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। कैसा आएगा ये, क्लॉकवाइज। तो माइनस के किस बात को इंडिकेट करता है, क्लॉकवाइज। क्या कहता है ये, क्लॉकवाइज। समझ गए, समझ गए? यानी अगर Yes, sir. डाइपोल, अगर डाइपोल में डाइपोल मूवमेंट, ध्यान से सुनना, अगर डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज थीटा, इस पर जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा, क्लॉकवाइज, यानी अंदर की तरफ। और अगर मैं ये कहता आपसे ये डाइपोल है, उसी फील्ड में रखा है लेकिन नीचे की तरफ है ऐसे, समझ में आ रहा है ये? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. आ रहा है ना? तो Yes, ये sir. डाइपोल जो होता है, इसमें एंगल ये लिखा जाता
और ये वाला जो थीटा माना जाता है ये नेगेटिव माना जाता है। कैसा होता है ये? नेगेटिव। जबकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैसा होता है? पॉजिटिव। तो जब मैं थीटा को यहाँ पॉजिटिव लिखूंगा तो साइन थीटा पॉजिटिव आएगा। Yes, आएगा sir. साइन थीटा पॉजिटिव, तो इसका मतलब आंसर नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब क्या होगा? ये क्लॉकवाइज। कैसा होगा ये? क्लॉकवाइज। लेकिन अगर ऐसे डाइपोल रखा है तो थीटा को नेगेटिव लिखना पड़ेगा। यस जब थीटा नेगेटिव होता है तो साइन थीटा भी नेगेटिव होता है, और जब ये नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव होगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कहाँ की तरफ आएगा? ऊपर की तरफ। ऊपर का मतलब कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. इस वाले केस में टॉर्क कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? अरे आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। Yes, और sir. वैसे भी देखो आप कि इस पर फोर्स यहाँ लगेगा, इस पर फोर्स यहाँ लगेगा, इस पर फोर्स यहाँ लगेगा, इस पर फोर्स यहाँ लगेगा। तो इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे घुमाएगा, इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे घुमाएगा। घुमाएगा नहीं घुमाएगा? Yes, sir. अब मुझे बताना आंसर। यही फील्ड है। अब मैंने डाइपोल को ऐसे रखा है, बताओ भाई कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इसमें एंगल क्या लिखा जाएगा मालूम है? ये वाला। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये है ना, Yes, sir. माइनस Q2 प्लस Q। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये एंगल लेस देन 180 है ना? क्या है ये? लेस देन 180। 180. तो इसका मतलब साइन थीटा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब इस पर भी डाइपोल टॉर्क जो आएगा वो क्लॉकवाइज ही आएगा। यानी ये वाला फोर्स जो है इसको ऐसे टर्न करा दे। समझ गए? हेलो, समझ में आ रहा है ये? यस सर। और अगर मैं पॉजिटिव को यहाँ रख देता तो? बोलो भाई। Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि इस पर फोर्स यहाँ लगता है Yes, ना? sir. इस पॉइंट के अबाउट ये कैसे टर्न करता? एंटी Anti-clockwise. क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब इसका टॉर्क कैसा होता? पॉजिटिव। यहाँ टॉर्क कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ कैसा Positive. है? नेगेटिव। Negative. यहाँ कैसा है? नेगेटिव। यहाँ कैसा है? समझ गए ना? क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है बिल्कुल? चलिए Yes, आगे बढ़ो। sir. तो आप समझ गए टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये बताओ टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा? टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ओनली P साइन थीटा। क्या होगा? ओनली P, क्योंकि किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, सिर्फ मॉड निकालना है। तो टॉर्क का क्या होगा? P साइन थीटा। समझ गए? Yes. यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इनटू गैप। फोर्स की यूनिट न्यूटन और गैप की यूनिट मीटर। समझ गए? समझ Yes, में sir. आया? साइन थीटा, अगर मैं थीटा को 0 लिखूं तो साइन थीटा 0 होगा। Yes, sir. और अगर मैं थीटा को 180 लिखूं तो भी 0 होगा। समझ गए? Yes, sir. यानी अगर मैं डाइपोल को माइनस Q और प्लस Q ऐसे रखूं और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर थीटा कितना है? 0। तो और अगर मैं डाइपोल को ऐसे रखूं, ये प्लस और ये माइनस, समझ गए? तो डाइपोल मूवमेंट में ये कैसा है? थीटा 180 कि नहीं है? Yes, sir. समझ गए? अच्छा, Yes, नेट sir. फोर्स तो हर केस में 0 है। नेट फोर्स क्या है हर केस में? नेट फोर्स तो 0 है। नेट टॉर्क केवल 2 कंडीशन में 0 है, या तो ये 0 हो या 180 हो। आ रहा है समझ में? Yes, है sir. कि नहीं? लेकिन थीटा बराबर 0 पर मैंने बताया था कल स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसी है ये? Stable equilibrium. क्योंकि यहाँ पर एनर्जी मिनिमम थी, एनर्जी मिनिमम। Yes, sir. तो यहाँ पर एनर्जी क्या थी? मैक्सिमम। तो अगर थीटा बराबर 180 है तो टॉर्क भले ही 0 है, टॉर्क भले ही 0 है, लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसी है?
अनस्टेबल। समझ में आ रहा है? Yes, sir. और थीटा बराबर 0 पर टॉर्क भी 0 है और स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और फोर्स तो हर केस में 0 है। समझ गए? तो आप क्या समझे? Yes, अगर sir. नेट फोर्स 0 है तो नेट टॉर्क 0 होगा। क्या ये कंपलसरी है? नहीं है, क्योंकि फोर्स तो हर केस में क्या है? 0। लेकिन टॉर्क जब भी 0 है, या तो थीटा 0 हो या थीटा 180 हो। आ गया समझ में? Yes, sir. हेलो, समझ गए? इस लाइन को अच्छी तरह नोट करें। थीटा बराबर 0 पर टॉर्क 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 180 0 पर फोर्स 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड टॉर्क 0। क्लियर हुआ? आया समझ में? ठीक है ना? हेलो हेलो, यस सर। आ गया सबको? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि P तो कांस्टेंट है। अब बचा साइन थीटा। क्या बचा? ये साइन थीटा। ठीक है ना? तो साइन थीटा तो चेंज हो सकता है भी। तो अगर मैं टॉर्क का और टॉर्क का